नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो अपनी बात चल रही थी वो चल रही थी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के। और अपन ने ये देखा था कि जो महाद्वीप और महासागर होते हैं, महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति की अपनी चर्चा चल रही थी। और अपन ने ये देखा था कि महाद्वीप और महासागर होते हैं ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के बाद में द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच होते हैं। अब द्वितीयक श्रेणी के जो उच्चावच होंगे वो महाद्वीप और महासागरों के ऊपर जो स्थलाकृतियां स्थित है, जो अंतर्जात बलों के कारण बनी है, उनको शामिल किया जाता है। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में था तृतीयक श्रेणी के उच्चावच। अब ये तृतीयक श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं? तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण बहिर्जात शक्तियों के कारण होता है। बहिर्जात शक्तियां मतलब जो महाद्वीप और महासागर हैं, जो महाद्वीप और महासागर हैं उनके ऊपर कुछ बाहरी शक्तियां काम करती हैं, जैसे अपक्षय, अप्रदन, निक्षेप। ऐसी जो शक्तियां हैं इनको बाहरी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। और ये बाहरी शक्तियां हैं ये कई प्रक्रम के माध्यम से काम करती हैं, जैसे नदी प्रक्रम हो गया, पवन प्रक्रम हो गया, हिमानी प्रक्रम हो गया, परिहिमानी प्रक्रम हो गया। तो ये सारे के सारे जो प्रक्रम होते हैं ये दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, एक तो अप्रदन से और दूसरा निक्षेप से। अप्रदन का मतलब यहां यह है दोस्तों कि कटाव के द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, और दूसरा निक्षेप के द्वारा या डिपोजिशन के द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो इनसे बनने वाली जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उनको अपन तृतीयक श्रेणी के उच्चावच में शामिल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, जैसे वी आकार की घाटी है, गोर्ज है, कैनियन है, जलप्रपात है, सिप्रिका है, जलगर्तिका है, संरचनात्मक सोपान है, प्राकृतिक तटबंध है, डेल्टा है। ये सारी की सारी जो स्थलाकृतियां हैं ये तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों में आएंगे। तो यहां तक अपन ने ये देखा था कि कौन से श्रेणी के उच्चावच में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। उसके बाद में अपन ने ये देखा था दोस्तों कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के जितने भी सिद्धांत दिए गए थे, जितने भी वर्तमान समय तक थ्योरी दी गई थी, उन सभी विद्वानों को अपन ने दो वर्गों में डिवाइड किया था। पहला वर्ग कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड थ्योरी का था, संकुचन पर आधारित सिद्धांतों का था। और संकुचन आधारित सिद्धांत वाले वर्गों का यह मानना था या विद्वानों का यह मानना था कि पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती चली गई वैसे वैसे उसमें संकुचन हुआ, और संकुचन होने के कारण कुछ स्थानों में धसाव हुआ और कुछ स्थानों में उभार हुआ। और जो स्थानों में धसाव हुआ उनमें पानी भरने की वजह से महासागर बन गए, और जिन स्थानों में उभार हुआ वो महाद्वीप बन गए। उसके बाद में जो दूसरी थ्योरी आई थी या जो दूसरा वर्ग आया था वो आया था डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का या ड्रिफ्ट थ्योरी का। अब ड्रिफ्ट थ्योरी या विस्थापन सिद्धांत वालों का मानना था कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो संकुचन से नहीं बल्कि विस्थापन से हुआ है। और इस वर्ग के विद्वानों ने तर्क दिया कि प्रारंभ में जो पृथ्वी थी या जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह विद्यमान थे। मतलब आज जो आपको 7 कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ओसेनिया, ये जितने भी आपको कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह जुड़े हुए थे, और उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया।
और पेंजिया के चारों ओर एक ही महासागर था जिसको पेंथालासा के नाम से जाना गया। बाद में क्या होता है, बाद में इस पेंजिया का विभाजन होता है, पेंजिया टूटता है और टूटते ही सबसे पहले दो टुकड़ों में इसका विभाजन होता है, जो उत्तरी भाग इसका अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता चला गया, अंगारा लैंड में भी विभाजन होता है, गोंडवाना लैंड में भी विभाजन होता है और विभाजन होते 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 वर्तमान स्वरूप को महाद्वीप और महासागर प्राप्त होते हैं। तो इनका क्या मानना है, इनका यह मानना है कि प्रारंभ में सारे का सारा भूखंड एक था, फिर दो टुकड़ों में टूटता है, फिर धीरे 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 7 टुकड़ों में टूट जाता है और महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति होती है। अब ये किस तरीके से टूटता है और किसके टूटने से क्या बनता है या कौन सा महासागर बनता है, वो तो पढ़ेंगे अपन वेगनर की थ्योरी में। यहां सिर्फ समझाने का मतलब यह था, यहां इस चीज को ऐड करने का मतलब यह था कि आप इस चीज को समझ जाओ कि विस्थापन क्या होता है और संकुचन क्या होता है, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहां आपको बताने का यही उद्देश्य था। तो अपन ने जो कल की क्लास में बात की थी, वो बात की थी संकुचन सिद्धांतों तक, और उसमें अपन ने यह भी देखा था कि संकुचन सिद्धांतों में किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी बातें कही। खैर, संकुचन सिद्धांतों के बाद में जैसे ही डिस्प्लेसमेंट थ्योरी आती है, उसके साथ ही संकुचन सिद्धांत जो हैं वो सारे के सारे सिद्धांत सिरे से खारिज हो जाते हैं। लेकिन संकुचन सिद्धांतों से भी विस्थापन सिद्धांत वालों को बहुत कुछ चीज़ें ऐसी मिल गई जिसके बेस रख करके ये सिद्धांत दिए गए। तो पहले अपन थोड़ी सी बात करते हैं पिछली क्लास की, फिर आज अपन बात करेंगे आगे की। तो सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, ये बात करेंगे कि जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, ये दोनों प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। उसके बाद में इनकी उत्पत्ति को लेकर के दो मत दिए गए थे। इनकी जो उत्पत्ति है उसको लेकर के दो मत दिए गए, दो मत दिए गए। पहला मत कौन सा था? पहला मत था संकुचन पर आधारित, और पहले अपन थोड़ा सा इसी को ही देख लेते हैं, संकुचन पर आधारित। और दूसरा मत कौन सा था? दूसरा मत था विस्थापन पर आधारित। विस्थापन पर आधारित। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के पृथ्वी का नाम आ रहा है, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के दो वर्गों में सिद्धांत दिए गए। अब जो संकुचन के ऊपर आधारित जो सिद्धांत है, उनमें जो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया था, वो सिद्धांत दिया गया था लॉर्ड केल्विन के द्वारा। लॉर्ड केल्विन का मत। और लॉर्ड केल्विन ने क्या बताया था दोस्तों? लॉर्ड केल्विन ने यह बताया था कि पृथ्वी एक तप्त निहारिका से अलग हुई तो प्रारंभ में कैसी थी? पिघली हुई अवस्था में थी, और पिघली हुई अवस्था में थी तो इसकी जो आकार था, इसका जो शेप था, वो बिल्कुल गोल था। लेकिन जैसे जैसे तापमान में कमी आई तो उसमें संकुचन हुआ। संकुचन होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि कुछ स्थान तो ऊपर उठ गए, कुछ स्थान नीचे धंस गए, और नीचे धंसे हुए स्थानों में क्या भर गया? पानी भर गया, और पानी भर गया तो वो तो बन गए महासागर, जबकि ऊंचे उठे भाग थे वो बन गए महाद्वीप। तो ये सिद्धांत किसका था? ये सिद्धांत था लॉर्ड केल्विन का। लॉर्ड केल्विन के बाद में जो दूसरा मत दिया गया था, वो दिया गया था लेपवर्थ-लव का मत। लेपवर्थ-लव का मत।
और लेवर्थ-लव ने भी यही बात बताई थी, सेम इनसे मिलती जुलती, लेकिन कुछ चेंज किया। लेवर्थ-लव ने यह बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी में संकुचन हुआ, संकुचन होने की वजह से उसमें क्या पड़े, वलन पड़े, और वलन पड़ने की वजह से जो निम्न स्थान थे उनमें पानी भर गया, तो वो तो बने क्या, महासागर, और जो ऊंचे उठे हुए भाग थे वो क्या बन गए, महाद्वीप बन गए। ऊंचे उठे हुए भागों को अपनति कहा जाता है, ऊंचे उठे हुए भागों को अपनति कहा जाता है, और नीचे धसे हुए भागों को अभिनति कहा जाता है। अब आगे से इस चीज का ध्यान रखना, जब भी वलन की बात की जाएगी तो ऊपर उठा हुआ भाग अपनति कहलाएगा और नीचे धसा हुआ भाग अभिनति कहलाएगा। तो अपनतियों में जल भरने के कारण महासागरों का निर्माण हुआ, जबकि जो ऊंचे उठे हुए भाग थे, जो अभिनति वाले भाग थे, उनसे किसका निर्माण हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उसके बाद में किसकी थ्योरी आई, उसके बाद में थ्योरी आई चतुष्फलक सिद्धांत। चतुष्फलक सिद्धांत। और चतुष्फलक सिद्धांत में क्या कहा गया कि प्रारंभ में पृथ्वी गोल थी, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडी हुई तो उसका आकार कैसा हो गया, उसका आकार हो गया चतुष्फलक जैसा। उसका आकार कैसा हो गया, चतुष्फलक जैसा हो गया। चतुष्फलक का जो सिद्धांत है वो लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था। यहां एक चीज का ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथियन ग्रीन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो कौन सा दिया गया था, चतुष्फलक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है यहां तक। उसके बाद में इसी सिद्धांत में ग्रेगरी महोदय थे, और ग्रेगरी महोदय ने कुछ संशोधन किया, और संशोधन इतना ही किया कि लोथियन ग्रीन ने भी बताया था कि महाद्वीप और महासागरों का आकार त्रिभुजाकार है, और ग्रेगरी महोदय ने यह बताया कि वर्तमान समय में भी इनका आकार त्रिभुजाकार है, मतलब हमारे सिद्धांत से मिलता है। और चतुष्फलक सिद्धांत में क्या बताया गया दोस्तों, उसमें बताया गया कि ये जो किनारे वाले भाग हैं जो पानी में नहीं डूबते हैं, ये तो क्या बन गए, ये तो बन गए महाद्वीप। और ये जो समतल भाग थे, ये जो समतल भाग थे, ये क्या बन गए, ये बन गए महासागर। और किसी भी चतुष्फलक आकृति को जब आप पानी में डुबोगे तो क्या होगा, इसके जो किनारे वाले भाग हैं वो पानी में नहीं डूबेंगे। तो ये कौन सा सिद्धांत था, चतुष्फलक सिद्धांत था। और उसमें यह बताया था, ये यहाँ क्या बने थे, यहाँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बने थे, यहाँ बने थे यूरोप और अफ्रीका, और यहाँ बने थे ऑस्ट्रेलिया और एशिया, और बीच में क्या बना था, अंटार्कटिका। इन दोनों के बीच में जो महासागर बना था वो अंध महासागर था, यहाँ हिंद महासागर था, और इन दोनों के बीच में प्रशांत महासागर था। इसकी डिटेल से अपन पीछे चर्चा कर ही चुके हैं, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में किसकी परिकल्पना आई थी, इसके बाद में परिकल्पना आई थी दोस्तों जेम्स जीन्स की, जेम्स जीन्स की। और जेम्स जीन्स ने क्या बताया था, जेम्स जीन्स ने यह बताया था कि उनकी जो ज्वारीय परिकल्पना थी, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपन ने पढ़ी थी, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ा करके महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया। और उसके बाद में किसका सिद्धांत आया था, उसके बाद में सिद्धांत आया था जेफरीज का। तो जेफरीज ने क्या बताया, जेफरीज ने यह बताया कि पहले बाहरी परत ठंडी हुई और आंतरिक परत कैसी थी, आंतरिक परत तप्त थी, और जैसे ही बाहरी परत ठंडी हुई तो इसमें कहीं धसाव हुआ, कहीं क्या हुआ, उठाव हुआ या उत्थान हुआ। तो धसाव वाले भागों में पानी भरने से महासागर बन गए, जबकि बाकी भाग क्या बन गया, महाद्वीप बन गए। और यहां तक अपन ने कल क्या की थी, चर्चा की थी। इन सिद्धांतों को अपन पढ़ चुके थे, और आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे विस्थापन पर आधारित सिद्धांत। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से
संबंधित विस्थापन सिद्धांत। तो आज अपन बात करेंगे महाद्वीप, महासागर की उत्पत्ति। ठीक है, और इनकी उत्पत्ति से संबंधित आज अपन जिस सिद्धांत की बात करेंगे वो सिद्धांत की बात करेंगे विस्थापन की। अब देखो, संकुचन सिद्धांत के वर्चस्व के बाद में सॉरी संकुचन सिद्धांत के वर्चस्व के बाद में सबसे पहले 1620 में फ्रांसीसी बेकन द्वारा इस सिद्धांत के खिलाफ आवाज उठाई गई और महाद्वीपों में विस्थापन की बात को बताया। तो विस्थापन सिद्धांत की जो शुरुआत होती है वो होती है 1620 से, किसके द्वारा? फ्रांसीसी बेकन के द्वारा। लेकिन फ्रांसीसी बेकन ने इतना ही बताया कि महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण है वो विस्थापन से हुआ है, ना कि संकुचन से हुआ है। कोई एविडेंस नहीं दे पाए, कि कोई ये चीज नहीं बता पाए कि ये मेरे पास प्रूफ है जो ये साबित करता है कि इनका निर्माण विस्थापन से हुआ है, ना कि संकुचन से। लेकिन कुछ संदेह के बीज जरूर बो दिए। इसके 110 साल बाद में, मतलब बात करें 1730 में, एक विद्वान थे बफन, और बफन ने किसका समर्थन किया था? बेकन का किया था। और बफन ने भी क्या कहा कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण संकुचन से नहीं, विस्थापन से हुआ है। लेकिन 1858 में एक विद्वान आते हैं, एंटोनियो स्नाइडर। और एंटोनियो स्नाइडर ने क्या बताया? ये बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। और यहीं से अब जो बात है वो ज़्यादा दुनिया के सामने आकर्षित करती है, क्योंकि स्नाइडर ने एक सिद्धांत दिया था, या सिद्धांत नहीं बोल सकते, एक प्रमाण दिया था। और वो प्रमाण क्या था? प्रमाण ये था दोस्तों कि जो यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप या उत्तरी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वनस्पति से बना कोयले के जमाव मिले हैं, और इसी प्रमाण के साथ ही बहुत सारे विद्वानों में ये हलचल हुई कि कहीं ना कहीं कुछ बात तो ऐसी जरूर है जो एंटोनियो स्नाइडर बता रहे हैं। और एंटोनियो स्नाइडर ने क्या बताया? ये बताया कि जो यूरोप है या जो उत्तरी अमेरिका है, ये दोनों के दोनों महाद्वीप या तो शीत कटिबंध में है या इनका बहुत बड़ा भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। तो शीतोष्ण या शीत कटिबंध में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अवशेष कैसे मिल सकते हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण रहा है कि उष्ण कटिबंधीय वनस्पति वहां तक पहुंची है। लेकिन इससे ज्यादा एंटोनियो स्नाइडर ने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन एंटोनियो स्नाइडर के इस प्रमाण के साथ ही बहुत सारे विद्वानों के मन में यह बीज जरूर बो दिया कि इसकी तरफ आगे बढ़ा जाए और ये देखा जाए कि ऐसे क्या कारण रहे हैं कि ठंडे प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अवशेष मिल रहे हैं और उष्ण प्रदेशों में हिमानी प्रदेशों के या शीत प्रदेशों के निक्षेप मिल रहे हैं। इन्हीं बातों को आगे लेकर के बढ़े ग्रिफिथ टेलर, और टेलर ने 1908 में अपना सिद्धांत दिया।
1908 में टेलर ने अपना सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो सिद्धांत प्रकाशित हुआ 1910 में। 1910 में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। लेकिन टेलर का भी मुख्य उद्देश्य क्या था? टेलर का भी मुख्य उद्देश्य मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना था। मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना था। लेकिन इन मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करते करते टेलर बहुत सारी ऐसी बातें बता गए जिनसे ये लगा कि महाद्वीपों का वास्तव में ही विस्थापन हुआ है। उसके बाद में, टेलर के बाद में आते हैं 1912 में वेगनर। और वेगनर भी मुख्य रूप से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को नहीं समझाना चाह रहे थे, लेकिन वेगनर ने कुछ ऐसे एविडेंस दिए जिससे ये बात साबित हो गई कि महाद्वीपों में वास्तव में विस्थापन हुआ है। और इनकी थ्योरी को इतनी मान्यता मिली कि वर्तमान समय तक भी वेगनर की जो थ्योरी है वो अपना वर्चस्व को बनाए रखी हुई है। उसके बाद में क्या हुआ? वेगनर ने इसमें कुछ संशोधन किए। 1915 में संशोधन किया, 1920 में संशोधन किया। लेकिन यहां समस्या यह थी कि वेगनर एक जर्मनी के जलवायुवेता थे, तो वो जर्मन लैंग्वेज जानते थे, और जर्मन लैंग्वेज जानने के कारण ये जो सिद्धांत है ये किस में लिखा? जर्मन भाषा में लिखा। लेकिन 1924 में एक विद्वान थे स्कलर, और उस विद्वान की एक पुस्तक थी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक थी स्कलर की। और स्कलर ने वेगनर के सिद्धांत को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और जैसे ही इंग्लिश में वेगनर का सिद्धांत आया तो वेगनर के सिद्धांत को पूरे विश्व में ख्याति मिली और संकुचन पर आधारित सिद्धांतों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। वेगनर के सिद्धांत के बाद में आर्थर होम्स आते हैं संवहन तरंग सिद्धांत को लेकर के, और उस सिद्धांत से भी हमें पता चलता है कि महाद्वीपों का विस्थापन या महाद्वीपों में प्रवाह कैसे हुआ है। हेरी हेस के बाद में कुछ पूरा चुंबकत्व के ऊपर आधारित कुछ ऐसी फैक्ट निकल करके आए जिससे पता चला है कि इनमें विस्थापन हुआ है। उनके बाद में जो सबसे नवीन थ्योरी आई वो हेरी हेस की सागर नितल प्रसरण आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई, जो सागर का तल है उसमें विस्तार हो रहा है और किस वजह से हो रहा है ये बात बताई किसने? हेरी हेस ने। और हेरी हेस के सिद्धांत के ऊपर या वेगनर से लेकर के बाद में जितने भी सिद्धांत आए उन सब सिद्धांतों को मिलाकर के एक सबसे लेटेस्ट थ्योरी दी गई, और उस थ्योरी को कहा गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अपन ने ये पढ़ा था कि स्वेस, होम्स, डेली, जेफरीज, इन सब सिद्धांतों को मिलाकर के एक आधुनिक सिद्धांत दिया गया और उसमें पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया था। उसी तरीके से वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, ऑथर होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत को, हेरी हेस के सागर नितल प्रसरण को, वाइन और मैथ्यू के चुंबकीय विसंगति सिद्धांत को मिलाकर के एक सिद्धांत दिया गया, और उस सिद्धांत को कहा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद में। तो यहां तक चीजें क्लियर है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और मेनली यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको डेट के लेकर के या फैक्ट के ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से कुछ
चीजें अंदर से जरूर पूछ ली जाती हैं, और कहां से क्या पूछी जाती है उसके ऊपर अपन बात करेंगे जब अपन वेगनर के सिद्धांत को पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? तो आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर। तो यहां तक तो कोई ज्यादा थ्योरी आई नहीं थी। सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि महाद्वीपों के विस्थापन को लेकर के, ध्यान से सुनना, सबसे पहले महाद्वीपों के विस्थापन को लेकर के बात कहने वाले फ्रांसिस बेकन। सन पूछा जाए 1620, खैर यहां दोनों ही जगह से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर विस्थापन के ऊपर सबसे पहले प्रमाणिक बात कहने वाले या प्रमाणिक सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन थे? एंटोनियो स्नाइडर। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के पहला सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन थे? एंटोनियो स्नाइडर। और इनकी एक ही बात ध्यान रखनी है, एंटोनियो स्नाइडर ने यह बताया था कि शीत प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के कोयले का जमाव मिला है। उसके बाद में टेलर का सिद्धांत आता है। टेलर के सिद्धांत को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वेगनर के सिद्धांत को। तो यहां तक चीजें क्लियर है? तो अब अपन सबसे पहले बात करेंगे टेलर के सिद्धांत की। टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इनमें तो कहां से क्वेश्चन बनेंगे अपन साथ साथ बात कर लेंगे। सिद्धांत, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये सिद्धांत कब दिया गया था? सबसे पहले सिद्धांत दिया गया था 1908 में, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1910 में। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, टेलर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्रिटेशियस काल के जो पर्वत थे, या ट्रिशरी काल के जो पर्वत थे उनकी व्याख्या करना था, उनके निर्माण को समझाना था। लेकिन उनके निर्माण को समझाते समझाते टेलर ने महाद्वीपों के प्रवाह को भी बता दिया। तो अगर उद्देश्य की बात की जाए तो टेलर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था टर्सेरी काल के पर्वतों की व्याख्या करना। पर्वतों की व्याख्या करना। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे, इस चीज को भी आप ये ध्यान रखोगे कि टेलर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। क्लियर है? अब देखो, टेलर जो अपना सिद्धांत है वो चालू करते हैं क्रिटेशियस काल से। टेलर जो अपना सिद्धांत है उसको चालू करते हैं क्रिटेशियस काल से। क्रिटेशियस काल से अपने सिद्धांत की शुरुआत करते हैं। अब क्रिटेशियस काल से अपने सिद्धांत की शुरुआत करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि टेलर ने अपने सिद्धांत की शुरुआत कौन से काल से की थी? आंसर आएगा क्रिटेशियस काल से। और क्रिटेशियस काल की बात की जाए तो इस समय जो पृथ्वी है या पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो दो टुकड़ों में विभाजित था। क्रिटेशियस काल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस समय जो पृथ्वी का जो स्थल भाग था वो
दो टुकड़ों में क्या था, विभाजित था। और दो टुकड़ों में से ऊपरी भाग को बोला गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, या इसी को ही अपन बोल देंगे लोरेशिया, इसी को ही अपन बोल देंगे लोरेशिया। या दक्षिणी भाग जो था उसको बोला गया गोंडवाना लैंड, उसको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। और इनके चारों ओर एक विशाल महासागर था, इनके चारों ओर एक विशाल महासागर था। और उस महासागर को क्या कहा गया, उस महासागर को पैथालासा कहा गया। इसको क्या कहा गया, इसको पैंथालासा कहा गया। पैंथालासा कहा गया। यहां एक चीज का और ध्यान रख लेना कि इनके बीच में भी एक महासागर और था, जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया टेथिस सागर, उसको क्या बोला गया, टेथिस सागर। तो क्रिटेशियस काल की अगर बात की जाए तो उस समय आपको पृथ्वी ऐसी दिखाई देती थी। क्लियर है। अब देखो यहां ध्यान रखना कि टेलर पेंजिया से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आप ये बोल दोगे कि भाई ये तो पहले आपस में जुड़े हुए थे, उसके बारे में टेलर ने नहीं बताया था, उसके बारे में बताया था वेगनर ने। तो अपन वेगनर की थ्योरी में पढ़ेंगे, और वैसे यही टेलर का सबसे एक माइनस पॉइंट भी हो जाएगा। फिर टेलर ने क्या बताया, टेलर ने बताया कि क्रिटेशियस काल में ये जो स्थलखंड है इनका प्रवाह हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, इनका प्रवाह हो रहा है। और प्रवाह किस तरफ बताया, तो प्रवाह दो तरफ बताया। यह क्या था, 0 डिग्री। और प्रवाह बताया दोस्तों एक तो इक्वेटर लाइन की तरफ, एक तो प्रवाह बताया भूमध्य रेखा की तरफ, और दूसरा प्रवाह बताया किसकी तरफ, पश्चिम की तरफ। दूसरा प्रवाह किसकी तरफ बताया, पश्चिम की तरफ। तो टेलर का यह मानना था कि इस काल में ये दोनों जो स्थलखंड है उनका प्रवाह भूमध्य रेखा की तरफ हो रहा था और पश्चिम की तरफ हो रहा था। अगर यहां अपन बात करें, अगर यहां अपन बात करें प्रवाह की, तो एक तो हो रहा था भूमध्य रेखा की तरफ, और भूमध्य रेखा की तरफ जो प्रवाह हो रहा था वो हो रहा था उत्प्लावन बल की वजह से, उत्प्लावन बल की वजह से। जबकि पश्चिम की तरफ जो प्रवाह हो रहा था, पश्चिम की तरफ जो प्रवाह हो रहा था वो हो रहा था चंद्रमा, वो हो रहा था चंद्रमा व सूर्य की ज्वारीय शक्ति के कारण। चीजें यहां तक क्लियर है, के कारण। साथ ही टेलर ने यह भी बताया कि सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति में से सबसे ज्यादा ज्वारीय शक्ति किसकी काम कर रही थी, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति काम कर रही थी। और साथ ही टेलर ने यह भी बताया कि इस समय या क्रिटेशियस काल में पृथ्वी के नजदीक था कौन, चंद्रमा। और क्रिटेशियस काल में पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कम होने की वजह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिससे पृथ्वी की घूर्णन गति में भी क्या हो गई थी, बढ़ोतरी हो गई थी। अब हुई या नहीं हुई वो एक अलग बात है, ये बात टेलर बता रहे थे कि पृथ्वी की घूर्णन गति में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। और घूर्णन गति में वृद्धि के कारण इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ किसकी तरफ, पश्चिम की तरफ। यह बात टेलर ने बताई।
तो यहां तक आपको क्या बात ध्यान रखनी है, यहां तक आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो टेलर थे, टेलर ने अपने सिद्धांत का जो प्रारंभ किया था वो क्रिटेशियस काल से किया था। और क्रिटेशियस काल में पृथ्वी आपको कैसी दिखाई दे रही थी? दो तो विशाल स्थलखंड थे और दो महासागर थे। विशाल स्थलखंडों की बात की जाए तो उत्तर वाला स्थलखंड अंगारालैंड कहलाएगा और दक्षिण वाला भाग गोंडवानालैंड कहलाएगा। और चारों तरफ जो एक महासागर था उसको पेंथालासा कहा गया और बीच वाले महासागर को टेथीज सागर कहा गया। साथ ही टेलर ने आगे और बातें बताई। देखो, ये पृथ्वी थी, एक भाग किसका था? एक भाग था अंगारालैंड का और दूसरा भाग था गोंडवानालैंड का। ठीक है, ये तो क्या है? गोंडवाना लैंड। और ये क्या है? ये है अंगारालैंड। ठीक है, और चारों तरफ जो महासागर था वो कौन सा था? चारों तरफ जो महासागर था वो कौन सा था? वो था पेंथालासा। पेंथालासा। और बीच में जो एक महासागर था वो कौन सा था? वो था टेथीज सागर। ठीक है, और क्या बताया था? ये क्या था बीच में? टेथीज सागर। और प्रवाह किसकी तरफ बताया था? प्रवाह बताया था एक तो भूमध्य रेखा की तरफ और एक पश्चिम की तरफ, एक भूमध्य रेखा की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। यहां तक अपन ने बात कर ली है। और भूमध्य रेखा की तरफ जो प्रवाह बताया था वो उत्प्लावन बल की वजह से बताया था, जबकि पश्चिम की तरफ जो प्रवाह बताया था वो बताया था चंद्रमा और सूर्य की जमारीय शक्ति के कारण। यहां तक क्लियर है। उसके आगे टेलर ने क्या बताया? क्योंकि टेलर का तो उद्देश्य ही क्या था? टेलर का उद्देश्य तो टर्सरी काल के जो मोड़दार पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं या फोल्ड माउंटेन है, उनकी व्याख्या करना था कि भाई उनका निर्माण कैसे हुआ। तो ठीक है, तो उसके बाद में टेलर ने क्या बताया कि ये जो महाद्वीपीय भाग हैं ये इन बलों के कारण आगे टूटते हैं और खंडों में। और खंडों में टूटते हैं। और जो अंगारालैंड है वो टूटता है एक तो उत्तरी अमेरिका के रूप में और एक टूटता है यूरेशिया के रूप में और एक बड़ा भाग यहां टूटता है ग्रीनलैंड के रूप में। क्लियर है? तो यहां कौन कौन से बने? ये बना उत्तरी अमेरिका, ये बना उत्तरी अमेरिका और ये बना यूरेशिया। यूरेशिया और यूरेशिया में अपन शामिल करेंगे यूरोप प्लस एशिया दोनों को। और एक यहां से क्या बना? एक बना दोस्तों ग्रीनलैंड। ठीक है, तो अपन अब ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि जो अंगारालैंड है वो विभाजित हुआ 3 विशाल खंडों में, जैसे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। जबकि
ये बना, यहां बना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये इससे किसके होंगे? ये इससे होंगे गोंडवाना लैंड के। तो यहां अपन लिख देते हैं, ये क्या बना? ये बना दक्षिण अमेरिका, यहां बना अफ्रीका, यहां क्या बना? अफ्रीका, यहां बना अंटार्कटिका, ये बना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये था प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना चीजें? अब आप इस डायग्राम के माध्यम से आराम से बता सकते हो कि कौन से भाग तो अंगारा लैंड के हैं और कौन से भाग गोंडवाना लैंड के हैं। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, टेलर ने यह बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कई भागों में टूटते हैं। किस वजह से? क्योंकि इनके ऊपर दो बल काम कर रहे थे, एक तो उत्प्लावन बल और एक सूर्य और चंद्रमा का जंवारीय बल। साथ ही टेलर ने यह भी बताया कि जो महाद्वीपीय भाग हैं ये किसके बने हैं? ये बने हैं सियाल के। जो महाद्वीपीय भाग हैं ये किसके बने हैं? सियाल के बने हैं। और सियाल अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था कि जो सियाल है वो हल्के पदार्थों की परत है, उसकी डेंसिटी कम है। जबकि ये जो महासागरीय भाग है ये किसका बना था? ये बना था सीमा का। ये क्या बना था? सीमा का बना था। और टेलर ने यह भी बताया कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखना स्टार लगा के। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखना। टेलर ने अपना सिद्धांत कब दिया? शुरू कब किया? क्रिटेशियस काल से किया। उद्देश्य क्या था? टर्शियरी काल के मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना। तो क्रिटेशियस काल में जो पृथ्वी है वो दो भागों में, या जो महाद्वीप है वो दो भागों में विभाजित थे। एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। सारा का सारा स्थलीय भाग किसका बना था? सियाल का बना था। और अपन ने पढ़ा था जो सियाल की डेंसिटी है वो कितनी है? 2.7 थी। दूसरा जो महासागरीय भाग था ये किसका बना था? सीमा का बना था। और अपन ने यह भी देखा था कि सीमा की डेंसिटी कितनी है? 3.0। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये हल्के पदार्थ के थे और ये भारी पदार्थ का था। तो हल्के वाला पदार्थ बिना किसी रुकावट के भारी पदार्थ के ऊपर तैर रहा था। यहां तक टेलर सब कुछ बातें सही बताता आ रहा था, और जो गड़बड़ हुई वो यहीं से शुरू हो जाती है। शुरू क्या हो जाती है? बाद में टेलर ने यह बताया कि ये जो भाग, जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, ये जो पश्चिम की ओर खिसक रहा था, इसमें रुकावट की वजह से एक पर्वत बना। इसमें रुकावट की वजह से एक पर्वत बना, और वो पर्वत कौन सा कहलाया? रॉकी। पर्वत कौन सा कहलाया? रॉकी। ये जो दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक रहा था ये भी रुकावट है। अब टेलर क्या कहना चाह रहा था कि जैसे कोई महाद्वीपीय भाग तैर रहा है और जैसे ही रुकावट आती है तो उसमें क्या हुआ? उसमें मुड़ाव पैदा हुआ, उसमें फोल्ड पड़ा, और फोल्ड पड़ने से देखो को किसका निर्माण हो गया? फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो गया। तो टेलर ने क्या कहा कि जो
नॉर्थ अमेरिका है वो पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहा था, उसमें रुकावट की वजह से उसके आगे का भाग मुड़ गया, और जैसे ही मुड़ा तो एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसको रॉकी माउंटेन के नाम से जाना गया। ठीक वैसे ही जो दक्षिण अमेरिका है वो भी पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था, उसमें भी रुकावट पैदा हुई और एक पर्वत बना, कौन सा? एंडीज। कौन सा बना? एंडीज। इसी तरीके से जो अफ्रीका है वो जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था, उसमें रुकावट की वजह से कौन सा पर्वत बना? एटलस। एटलस। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में रुकावट की वजह से यहां एक पर्वत बना और वो कहलाया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी श्रृंखला भी है, जो ऑस्ट्रेलिया को दो मुख्य भागों में विभाजित भी करती है। खैर यहां ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इनकी, ठीक है। इसी तरीके से जो यूरेशिया का भाग था, जो भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा था, उसमें भी रुकावट पैदा हुई, और रुकावट पैदा होते ही यहां बना आल्प्स, यहां बना काकेसस और यहां बना हिमालय। तो यहां क्या बना? यहां बना आल्प्स, यहां बना काकेसस, यहां क्या बना? काकेसस। यहां क्या बना? काकेसस। और यहां क्या बना? यहां बना हिमालय। और टेलर ने बता दिया कि इस तरीके से विश्व में फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। और इसी के साथ ही टेलर अपने सिद्धांत में अपनी कही हुई बातों को भूल गया। कौन सी भूल गया? एक तो आपके सामने ही है। पहले टेलर ने क्या कहा था कि सियाल सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, और फिर क्या कह दिया? फिर कह दिया कि जो ये महाद्वीप प्रवाह हो रहे थे इनमें रुकावट पैदा हो गई, और रुकावट पैदा होने से ही ये जितने भी माउंटेन हैं ये बन गए। तो पहली जो टेलर की जो सबसे बड़ी गलती हुई वो यही हुई कि अपनी ही कही गई बातों में विरोधाभास उत्पन्न कर दिया, और जैसे ही ऐसी चीजें निकल करके सामने आई तो इसके सिद्धांत का जो प्रभाव है वो कम होने लग गया। इसके अलावा भी और बहुत सारी गलतियां इसके सिद्धांत में निकाली गई कि क्रिटेशियस काल से पहले पृथ्वी का जो निर्माण को लेकर के कोई प्रकाश नहीं डाला गया। तीसरी आलोचना यह रही कि क्रिटेशियस टर्सरी काल से पहले भी जो पर्वत मौजूद थे जैसे अरावली वगैरह थे तो वो भी वलित पर्वत थे, तो उनका निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि टेलर ने तो बाद में ही बताया था कि रुकावट हुई है। तो क्रिटेशियस काल से पहले इसके ऊपर जो पर्वत मौजूद थे उनकी व्याख्या टेलर नहीं कर पाए। इन्हीं सब कारणों की वजह से टेलर के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया, या टेलर के सिद्धांत की जो मान्यताएं थी वो कम हो गई। लेकिन फिर भी टेलर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से वेगनर को बहुत कुछ तथ्य उपलब्ध करा गए, जैसे प्रवाह के बारे में लेकर के, प्रवाह की दिशाओं के बारे में लेकर के। दूसरा एक कारण टेलर के सिद्धांत का नकारात्मक यह भी रहा कि जो पर्वतों की उत्पत्ति है उसके लिए तो 30-40 किलोमीटर का प्रवाह ही काफी है, जबकि टेलर ने इनके निर्माण के लिए हजारों किलोमीटर का प्रवाह कराया, जो न्याय संगत नहीं लगता है। इसके अलावा टेलर ने जो उत्प्लावन बल और ज्वारीय बल उनके ऊपर भी ज्यादा प्रकाश नहीं डाला कि उत्प्लावन बल किस तरीके से काम किया, या क्या उस समय उतने उत्प्लावन बल या ज्वारीय शक्ति थी कि इतने बड़े स्थलखंड के टुकड़े करने में समर्थ थी। तो ये बहुत सारे टेलर के सिद्धांत में कुछ नकारात्मक प्रभाव रहे। एक बार अपन इनको देख लेते हैं
कि सबसे पहले जो नकारात्मक प्रभाव क्या रहा, वो यही रहा कि टेलर ने विरोधाभास बातें बताई, विरोधाभास बातें बताई। जैसे पहले कहा कि सियाल सीमा पर, पहले कहा सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। और बाद में क्या बता दिया कि रुकावट की वजह से, रुकावट की वजह से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये पहली जो बात है वो विरोधाभास बात है। इसके अलावा क्रिटेशियस काल से पहले क्रिटेशियस काल से पहले महाद्वीपों की अवस्था को नहीं बताया, पहले महाद्वीपों की अवस्था को नहीं बताया, दूसरा सबसे बड़ी कमी थी। तीसरी क्या थी कि महाद्वीपों का प्रवाह, महाद्वीपों का प्रवाह जरूरत से ज्यादा करवाया, जरूरत से ज्यादा करवाया, जबकि शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं महाद्वीपों की उत्पत्ति, जबकि महाद्वीपों के ऊपर, जबकि पर्वतों का निर्माण, पर्वतों के निर्माण के लिए, पर्वतों के निर्माण के लिए 30 से 40 किलोमीटर का प्रवाह ही काफी था, प्रवाह ही काफी था। ठीक है, कि जो टेलर ने हजारों किलोमीटर का प्रवाह करवाया था उसकी जरूरत ही नहीं थी, अगर उसका उद्देश्य पर्वतों को निर्माण को ही बताना था। इसके अलावा प्रवाह की दिशा को सही नहीं समझा पाई, प्रवाह की दिशा को सही तरीके से नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए, और इन्हीं कमियों के कारण टेलर के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी और यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लाइव बैच चल रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट को भी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8094610611 के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी और यूजीसी नेट ज्योग्राफी का कंप्लीट हैंड रिटन स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज
दोनों की चलती है। तो जिन स्टूडेंटों को लाइव कोर्स लेना है या स्टडी मटेरियल लेना है या टेस्ट सीरीज लेना है या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए इस दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है आई क्लासेज, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।